हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 53। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 52, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है उस वक्त हम लोग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम लोगों की उसके बाद में कोई वीडियोस नहीं आई, काफ़ी डिले हो गया। उसका एक ही रीज़न था कि सर रिटायरमेंट में गुडविल के आगे वाला जो भी पार्ट था, जहाँ पर हम लोग बात करें रिजर्व्स की, रिवैल्यूएशन की और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वाला जो पार्ट था, ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट एज इट इज़ आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे हैं। वहाँ पर आपको जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो सेम टू सेम है। आपको वहाँ पर जो भी डाउट रखता है प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए। वो जो पार्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, इसकी वीडियो इसीलिए नहीं आई क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखी है। अगर आप में से किसी को कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को इशू आ रहा है, आप लोग सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहाँ जाइए और मुझे मैसेज कर दीजिए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। रिटायरमेंट का जो चैप्टर है वो हम लोग वहीं कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग एक नया चैप्टर लेने वाले हैं, वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये जो डेथ ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर है ये भी सेम टू सेम रिटायरमेंट वाला चैप्टर है। बस इसमें एक माइनर सा फर्क है कि रिटायरमेंट में जो पर्सन जाता है वो फर्म छोड़कर जा रहा है और डेथ के अंदर जो पर्सन है वो दुनिया छोड़कर जा रहा है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज होगा, उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सेम रहेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट एज इट इज़ जो हम कर चुके हैं वैसा ही है, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम है। अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने पहले जितने भी ट्रीटमेंट पढ़े, गुडविल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, ये जितने भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट जो हम लोग चेंज इन पीएसआर और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एज इट इज़ सेम टू सेम डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में है। हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक ही नई चीज़ पढ़नी है और वो क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर अगर हम बात करें रिटायरमेंट की, तो आप लोगों ने रिटायरमेंट में जब भी क्वेश्चन किए तो पता चला होगा कि किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट 1 अप्रैल या 31 मार्च के दिन हुआ है। आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको आइडिया लगा होगा कि पार्टनर या तो रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल के दिन या 31 मार्च के दिन। अब रिटायरमेंट तो होता है प्लान्ड, कि सर हम लोग प्लान करके रिटायर होते हैं कि कौन सी रेट पे रिटायर होना है, कब रिटायर होना है, एक प्रॉपर नोटिस दिया जाता है, सब पार्टनर्स एग्री करते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट होता है। अगर बात करें डेथ की, तो डेथ अनसर्टेन है सर, डेथ अनसर्टेन है, डेथ कभी भी हो सकती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर 1 अप्रैल और 31 मार्च को होना ज़रूरी नहीं है, डेथ कभी भी हो सकती है। और जब डेथ होगी, मानते हैं कि सर मान लीजिए डेथ हुई है 30 जून 2020 के दिन, 1 अप्रैल से मेरा ईयर शुरू हुआ, 1 अप्रैल से 31 मार्च मेरा पूरा ईयर है। डेथ हो गई सर 30 जून 2020 के दिन। इस दिन क्या हुई है, डेथ हो गई किसी एक पार्टनर की। एक बेसिक सा प्रोविजन क्या कहता है कि सर अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो अगर किसी सिंगल पार्टनर की भी डेथ होगी तो फर्म को बंद करना पड़ेगा, फर्म नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड। बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली कुछ मेंशन कर रखा है तो बात अलग है। अदरवाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि सर अगर किसी भी सिंगल पार्टनर की भी डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। सर अगर 30 जून के दिन किसी पार्टनर की डेथ हुई है तो यहाँ पे नई चीज़ क्या है, मैंने आपको बोला कि सर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है सर इसमें। जो आप लोगों ने रिटायरमेंट में पढ़ा सेम टू सेम है, नॉट इवन अ सिंगल चेंज। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बिल्कुल सेम है, यहाँ पर हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी बिल्कुल सेम है सर, जो हम लोगों ने रिटायरमेंट में देखा या यूं कहें कि चेंज इन पीएसआर में देखा। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ एक ही चेंज है, वो ध्यान से सुनिएगा। सर ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च मेरा अकाउंटिंग ईयर है। 30 जून को अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो समझना कि सर 1 अप्रैल से 30 जून, इस दिन तो दुकान चली, इस दिन हमारा बिजनेस हुआ होगा, तो इस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुए होंगे और कुछ ना कुछ लॉस हुए होंगे। 1 अप्रैल से 30 जून, जब तक मेरा जो पार्टनर है, मान के चलते हैं कि सर 3 पार्टनर थे फर्म में, ABC, तीनों के बीच में रेशियो था 1:1:1। एक ही डेथ हो गई सर, एक ही डेथ। यहाँ पे डेथ किसकी हुई है, डेथ ऑफ ए।
30 जून के दिन अगर डेथ हुई है तो अब एक चीज समझना, 1 अप्रैल से 30 जून तक ए जिंदा था और बिजनेस के अंदर काम कर रहा था। तो 1 अप्रैल से 30 जून जो भी बिजनेस हुआ उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, इस प्रॉफिट या लॉस में ए को शेयर देना जरूरी है। शेयर ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। 30 जून तक जो भी बिजनेस हुआ, ये इस दरमियान जो भी बिजनेस हुआ उसमें जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ, उस प्रॉफिट या लॉस में ए को शेयर देना जरूरी है। सर ए तो मर गया, शेयर कौन लेके जाएगा? शेयर लेके जाएंगे उसके लीगल हेयर जो एग्जीक्यूटर होंगे, वो उसका पैसा लेके जाएंगे, या लॉस होगा तो पैसा देकर जाएंगे। आई बात समझ में? तो हमारे लिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो टॉपिक नया है, कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड मतलब होता है कि सर जो पार्टनर मर चुका है, डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेट क्या करना है? डिजीज्ड पार्टनर का शेयर किसमें? प्रॉफिट या लॉस में, और कौन से ड्यूरेशन का? इस ड्यूरेशन का। साहब आई बात समझ में? यही एक चीज़ है जो अलग है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। आप अपना रिवाइज सिलेबस अगर देखेंगे, जो भी रिवाइज हुआ है रिसेंटली 7 जुलाई के दिन, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको जो सिलेबस मिला है नया, उसमें सिर्फ डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर एक ही टॉपिक गिवन है और वो ये वाला है। आई बात समझ में? हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 मेथड है कैलकुलेट करने का। ये जो प्रॉफिट और लॉस में जो शेयर है, ये शेयर कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। हम लोग दोनों तरीके देखते हैं। तो देखिए कौन कौन से तरीके यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। मैं आपको क्या बोला कि सर ये हमारा ईयर है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का हमारा ईयर है। इस ड्यूरेशन में मान लीजिए 30 जून के दिन हमारे किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उस केस में हम लोगों को क्या चाहिए? इस दरमियान जो भी प्रॉफिट हुआ है, इस ड्यूरेशन में 1 अप्रैल से 30 जून जो भी प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट में जो डिजीज्ड पार्टनर है, जो पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका प्रॉफिट में या लॉस में कितना शेयर है, ये फाइंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला तरीका क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। उस मेथड में क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। सर सबसे पहले क्या बोला जाता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर फाइंड आउट करना होगा। सर हमारा करंट ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल अगर 20 मान है, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, ये हमारा करंट ईयर है। हम लोगों को चाहे क्या चाहिए? क्या? इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये जो हमारा ईयर है 2021, हमारा जो ईयर है 2021, इस ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है? एस्टिमेटेड, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल तो यहाँ तक का होगा, बट हम लोग एस्टिमेटेड निकाल रहे हैं कि सर यहाँ से लेके 31 मार्च तक का एस्टिमेशन कितना है, कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, कितना एस्टिमेटेड लॉस होगा, वो देखते हैं। तो इस 2021 वाले ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर आपको क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगा कि इस ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट किसके बराबर होगा? या तो वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बराबर होगा, मतलब प्रॉफिट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 2021 ये किसके बराबर हो सकता है? प्रॉफिट ऑफ 1920 पिछले साल के बराबर हो सकता है। क्वेश्चन में आपको क्लियर बोला होगा कि हम लोग इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना लेने वाले हैं। हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट पिछले साल के बराबर लेने वाले हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे? पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट लेंगे, पिछले कुछ सालों का, प्रीवियस ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। बहुत ईजी है। हमारे को सबसे पहले चाहिए क्या? हमारा जो करंट ईयर है, इस ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट चाहिए। इस ईयर का एस्टिमेटेड कैसे आएगा? या तो वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, या फिर पिछले कुछ सालों का एवरेज, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ड्यूरेशन। अब हमारे को चाहिए क्या? हमारे को ये पूरा प्रॉफिट मिल गया सर, इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट मिल चुका है। अब हमारे को चाहिए कि सर प्रॉफिट इस ड्यूरेशन का चाहिए। इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट कैसे आएगा? सर ये जो प्रॉफिट आया ये 12 मंथ्स का है। ये प्रॉफिट कितने मंथ्स का है? ये प्रॉफिट 12 मंथ्स का है। तो हम लोगों ने क्या किया? ये जो प्रॉफिट आया एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, इसको डिवाइड किया किससे? 12 से। और कितने मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए? सर हमारे को चाहिए यहाँ पे 3 मंथ्स का। तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर यहाँ पर होता तो इसको मल्टीप्लाई करते किससे? 3/12 से। आई बात समझ में? हमारे को ये पूरा जो प्रॉफिट मिला ये पूरे 12 महीने का है। हमारे को चाहिए 1 अप्रैल से 30 जून, 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। तो जो प्रॉफिट आया पूरे साल का, उसको मल्टीप्लाई किया 3/12 से, तो ये प्रॉफिट कितने महीने का हो गया? 3 महीने का। अब सर ये जो हम लोगों ने एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है। हमने इसको 3/12 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई किया तो ये इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट आया। इस ड्यूरेशन का जो प्रॉफिट है ये भी बिजनेस का है।
मुझे चाहिए क्या, जो पार्टनर मरा है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका इस प्रॉफिट में कितना शेयर है। तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ड्यूरेशन, मतलब इस ड्यूरेशन का जो प्रॉफिट आया मल्टीप्लाइड बाय डिजीज पार्टनर्स शेयर। आई बात समझ में, इस ड्यूरेशन का जो भी फर्म का प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिजीज पार्टनर के शेयर से, तो हमारे को क्या पता पड़ जाएगा कि डिजीज पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है या कितना उससे लॉस का अमाउंट लेना है। आई बात समझ में। वापस एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आप लोगों को, समझिएगा। सर मान के चलते हैं कि हमारे पास पार्टनर है 3, हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन है, 3। हमारे पास है ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के बीच में रेशियो कितना है, 1:1:1। क्वेश्चन में बोला ए की डेथ हो गई 30 जून 2020 के दिन। ए की डेथ कब हुई, 30 जून 2020 के दिन। क्वेश्चन में बोला एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आपको लेना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बराबर, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट किसके बराबर लेना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बराबर। और मान के चलिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है, 3 लाख। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारे को गिवन है 3 लाख। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 लाख लास्ट ईयर का प्रॉफिट है यही क्या हो गया पूरे करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 20 टू 30 जून 20, यही होगा। हमारे को चाहिए कब तक का, 30 जून तक का चाहिए। ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, कैसे निकालेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/12, कैलकुलेट किया 75,000। आया समझ में। हमारे को इस पूरे साल का एस्टिमेटेड निकालना था, निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट निकाला 30 जून तक का, 1 अप्रैल से 30 जून तक का एस्टिमेटेड निकाला, तो कितना आया 75,000। अब ये जो 75,000 आया है, अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर ऑफ ए इन अबाउ प्रॉफिट्स, ए इन अबाउ प्रॉफिट्स कितना आएगा 75,000 1 अप्रैल से 30 जून तक का पूरी फर्म का। ए का शेयर कितना हुआ, ए का शेयर होगा 1/3, तो 75,000 इंटू 1/3 ये हो गया ₹25,000। आई बात समझ में, बहुत ईजी है। करना क्या है, करना सिर्फ इतना सा है कि सर आपको पूरे करंट ईयर का एस्टिमेट निकालना है। करंट ईयर का एस्टिमेटेड क्वेश्चन में गिवन होगा किसके बराबर लेना है। करंट ईयर का एस्टिमेट अगर आपको बोला लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बराबर है, हमने अज्यूम किया लास्ट ईयर का 3 लाख है, तो करंट ईयर का भी कितना हो गया एस्टिमेटेड 3 लाख। फिर हमें चाहिए इस ड्यूरेशन से यहाँ तक का प्रॉफिट 30 जून तक का, तो 30 जून तक का कैसे निकाला, 3 लाख इंटू 1 अप्रैल से 30 जून 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून इंटू 3, और ये 3 लाख 12 मंथ्स का, तो इंटू 3/12 कैलकुलेट किया। 3 मंथ्स का फर्म का प्रॉफिट आया 75,000। अब इस 75,000 में ए का शेयर कितना है, तो 75,000 इंटू 1/3 कितना आया 25,000। आया समझ में, क्लियर है। एक बार आप फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं हम लोग आगे। यहां तक आप लोग फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर एक तो तरीका है टाइम के बेसिस पे डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर निकालना। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर जो भी पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट में शेयर एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो है सेल्स के बेसिस पे। अब सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट में शेयर कैसे निकाला जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन में 3 चीज़ें दे रखी हो, क्या क्या, लास्ट ईयर की सेल, जो मतलब जिस ईयर में डेथ हुई है उसके पिछले वाले ईयर की सेल अगर आपको दे रखी है, उस ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल और लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ये 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ सेल्स ऑफ करंट ड्यूरेशन। करंट ड्यूरेशन मतलब 1 अप्रैल से लेके जब तक, जिस दिन तक पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन तक की सेल्स। अगर आपको क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ गिवन है, सेल्स गिवन है पिछले साल की, पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है और करंट ड्यूरेशन की सेल गिवन है, तो हम लोग प्रॉफिट में शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, करंट ड्यूरेशन का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूला काफ़ी इजी लगेगा। मान के चलिए सर 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, इन तीनों के बीच में रेशियो दे रखा है लेटर से 3:2:1। लास्ट ईयर की, मतलब मान के चलते हैं बोला है कि सर ए की डेथ हो गई है, ए की डेथ हुई है 30 जून 2020 के दिन। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेल्स दे रखी है आपको 1920, पिछले साल की सेल्स दे रखी है ₹5 लाख। पिछले साल की सेल कितनी है 5 लाख रुपीस। प्रॉफिट 1920 का, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, मान के चलिए रुपीस कितना 1 लाख। पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट, और क्या बोला, सेल्स फ्रॉम
1 अप्रैल 20 टू 30 जून 20 आपको दे रखी है, मान के चलिए ₹2 लाख। कितनी दे रखी है सेल? 2 लाख रुपीस। पिछले साल की सेल 5 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख, इस ड्यूरेशन की सेल कितनी दे दी? 2 लाख रुपए दे रखी है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि ए का शेयर फाइंड आउट करिए प्रॉफिट में कितना होगा। देखिए जब सेल 5 लाख की थी तब प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। पिछले साल 5 लाख की सेल थी तो प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। ये सेल्स, ये प्रॉफिट। अब सेल्स अगर 2 लाख की है तो प्रॉफिट कितना आएगा? तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, यही करेंगे। कैलकुलेट किया, हम लोगों को पता चला इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा? 40,000। इस ड्यूरेशन का, सॉरी इस ड्यूरेशन का, अप्रैल से जून सेल थी 2 लाख रुपए थी तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए था एस्टिमेटेड? 40,000 रुपीज़। हम लोगों ने एक सिंपल सी चीज़ करी है जो आप 7th 8th में करते हुए आए कि अगर 1 लाख का प्रॉफिट 5 लाख की सेल पे है तो 2 लाख की सेल पे प्रॉफिट कितना होगा ये कैलकुलेट करना था। कैसे किया? लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल मल्टीप्लाइड बाय अभी जो सेल गिवन है वो, तो हमें क्या मिल गया? सेल के बेसिस पर प्रॉफिट मिल गया। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो सर 5 लाख की सेल पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, मतलब 20% प्रॉफिट हुआ था, और अभी 2 लाख की सेल है तो 20% कितना होता है? 40,000। तो करंट ड्यूरेशन का प्रॉफिट कितना आया? 40,000। अब आप क्या कर सकते हैं, ए का शेयर निकालना है, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय ए का शेयर 3/6, कैलकुलेट करोगे ए का प्रॉफिट में शेयर कितना आ गया? 20,000। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई बात समझ में? अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कैसा है सर? एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ड्यूरेशन। सर करंट ड्यूरेशन का प्रॉफिट कितना आएगा? ये जो ड्यूरेशन है इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल मल्टीप्लाइड बाय करंट ड्यूरेशन की सेल। आई बात समझ में? सेल्स डिनोमिनेटर में आएगी क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू करंट ईयर की सेल्स, ये करंट ड्यूरेशन की सेल, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया। उसके बाद में करना क्या है, ये जो प्रॉफिट आया जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था 1 लाख लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय करंट ड्यूरेशन की सेल 2 लाख रुपीस, प्रॉफिट कितना आया? 40,000। अब ये 40,000 में ए का शेयर कितना है? क्या बोला? डिजीज पार्टनर शेयर इन अबाउ प्रॉफिट्स। कैसे निकालेंगे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ड्यूरेशन, यहाँ पे कितना आया था सर? हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया फॉर एग्जाम्पल 40,000, तो यहाँ लिया 40 इंटू डिजीज पार्टनर का शेयर। डिजीज पार्टनर का शेयर जैसे यहाँ किया था 3/6, तो 40 इंटू 3/6 20,000। आया समझ में? बहुत इजी है। आपको सबसे पहले अगर क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या गिवन है, लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर का प्रॉफिट और करंट ड्यूरेशन की सेल गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बहुत इजी है। जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर रखना है। फाइंड आउट क्या करना है? प्रॉफिट, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऊपर आएगा अपॉन लास्ट ईयर की सेल मल्टीप्लाइड बाय करंट ड्यूरेशन की सेल, ठीक है। और जो प्रॉफिट आया वो फर्म का प्रॉफिट है करंट ड्यूरेशन का। आपको इसे नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि सर ये हमारे को जो सेल दे रखी है वो ऑलरेडी जो ड्यूरेशन गिवन है उसी की सेल्स गिवन है, तो इसको वापस आपको 3/12 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो सेल्स गिवन है वो पूरे साल की नहीं है, वो ड्यूरेशन की ही सेल है, इसलिए हम लोगों ने इसे वापस मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर ये एस्टिमेटेड सेल पूरे साल की होती तो मल्टीप्लाई करते, पर ये एस्टिमेटेड सेल केवल हमारे को 3 महीने की दे रखी है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो प्रॉफिट आया उसमें ए का शेयर निकालना है, बहुत इजी है। प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ए का शेयर 20,000। आया समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। ध्यान से समझिएगा। सर अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि 2 तरीके देखे जिसके बेसिस पे डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि उस प्रॉफिट का जो शेयर आया है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको जो न्यू रेशियो दे रखा है रिमेनिंग पार्टनर्स का, अगर वो चेंज नहीं होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो न्यू रेशियो है अगर वो चेंज नहीं होता है, उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। अब सर चेंज नहीं होने का मतलब क्या है? सर या तो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं हो कि न्यू रेशियो क्या है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हो, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशियो, उस केस में न्यू रेशियो सेम रहेगा। सेकंड, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो हो तो भी न्यू रेशियो सेम रहेगा। और थर्ड, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। अगर ये चीज़ें दे रखी है इसका मतलब न्यू रेशियो किसके बराबर है? ओल्ड रेशियो के बराबर। न्यू रेशियो चेंज नहीं हो रहा। अगर न्यू रेशियो चेंज नहीं होता है, ये तीनों केस है जहाँ पर न्यू रेशियो चेंज नहीं होता है,
पहली चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है न्यू रेशियो के बारे में। सेकंड चीज़ ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो बराबर है। और थर्ड चीज़ न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, इसका मतलब रेशियो चेंज नहीं हो रहा। और अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको जर्नल एंट्री क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट? पीएनएल सस्पेंस। प्लीज इसे मार्क कर दीजिएगा, ये पीएनएल सस्पेंस एक ही जगह ये वर्ड यूज हुआ है पूरी 12th क्लास के अंदर। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट हम लोग जनरली प्रॉफिट देते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, बट पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता है पीएनएल के बाद और पीएनएल बनता है ईयर एंड पे। हम लोग ईयर एंड में नहीं है, हम ईयर के मिड में हैं, इसलिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करें? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर डिजीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट। अगर ए की डेथ हुई है तो ए को क्रेडिट करना है, बी की हुई तो बी को करना है। आई बात समझ में? बट अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो क्या करना है? अगर रेशियो चेंज हो जाएगा तो हमारी सदाबहार जो एंट्री चलती हुई आ रही है वो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है दुनिया वो भी तो अपना शेयर देके जा रहा है, तो हम लोग एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए डिजीज पार्टनर को तो हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसको प्रॉफिट में शेयर देना है। सेकेंड चीज, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, बचे हुए पार्टनर्स में से कोई अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। कैसे? जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया था ड्यूरेशन का, करंट ड्यूरेशन का, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए शेयर सेक्रीफाइस से। जिस तरह से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके शेयर निकाला, उसका शेयर मल्टीप्लाई किया आपने 3/6 1/3 जो भी शेयर था मल्टीप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पर जो शेयर सेक्रीफाइस किया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने उसे मल्टीप्लाई करना है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और डेबिट किसको करना है? डेबिट करना है गेनिंग पार्टनर्स को। डेबिट करना है कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। आई बात समझ में? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। एंट्री चेंज हो, एंट्रीज कैसे डिपेंड करेगी? रेशियो चेंज नहीं हो रहा, पीएनएल सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल। रेशियो चेंज हो गया तो सदाबहार एवरग्रीन एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और डिजीज पार्टनर को क्रेडिट करना है प्रॉफिट होगा। तो आई बात समझ में? क्लियर है? एक बार फटाफट से जर्नल एंट्रीज नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं हम आगे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने बात करी है कि सर कैसे डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट किया जाएगा यूजिंग टाइम एंड यूजिंग सेल्स। हम लोगों ने दो तरीके देखे, दोनों तरीके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इजी हैं अगर आप कंसेप्चुअली चलेंगे। फार्मूलाज लर्न मत करिएगा, केवल कंसेप्ट पे फोकस करिएगा, फार्मूलाज लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। ठीक है। सेकंड चीज़ हम लोगों ने देखी कि जर्नल एंट्रीज क्या होगी, जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे चेंज होती है। यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट आता है, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं आया है समझ में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, वहाँ जाइए और प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए। आपके डाउट्स मैं ट्राई करूँगा विदिन 24 आवर्स सॉल्व करने का। अगर फिर भी किसी के डाउट रह जाएंगे तो आप प्लीज़ मुझे वापस रिमाइंड करवा दीजिएगा, आपके डाउट 101% सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।